Good morning, class 8. So, after so long, we are again starting our online classes because of the second stage of कोविड 19 हम लोगों ने हमारी क्लासेस को पोस्टपोन भले ही कर दिया था बट वापस से हम उन्हें स्टार्ट कर रहे हैं उसी जज्बे के साथ। आशा करते हैं आप भी उसी जज्बे के साथ अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे जैसा कि आपने अप्रैल मंथ में किया था ना। So we are on the history portion first, and we have done chapter number first. This is a history book, and in this book we have done chapter number first, and the name of the first chapter is how, when, and where. And we have started chapter number second. हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स चैप्टर नंबर सेकंड के कर लिए थे फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी हमारे चैप्टर का नेम है, बट फिर भी बहुत टाइम हो चुका है, दैट्स वाई वी विल रिवाइज ऑल द टॉपिक्स अगेन। एक समरी के तौर पर हम लोग उनको रिवाइज करेंगे। तो चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है हमारे पेज नंबर 9 से, जिसके अंदर हम लोगों को ये बताया गया है कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद एक तरीके से मुग़ल डायनेस्टी वीक पड़ गई थी। उसके बाद किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया की तरफ ट्रेड करने के लिए हाथ बढ़ाया, और वापस से क्या होता है पूरे चैप्टर के अंदर डिनोटेड है। तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो देखिए, अगर हम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के इस डायरेक्शन में वेस्ट है, जो कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के कुछ कंट्री वहाँ के देश आते हैं। और अगर मैं बात करूँ ईस्ट की तो वहाँ पे एशिया है, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, पूरा एक अगर हम बोले कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ अगर हम बात करें ईस्ट की तो ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आ रही है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये रही, तो उसका ईस्ट क्या है, ये वाला है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ आती है। मेन उनका फोकस था ट्रेड करने के लिए, ट्रेड मतलब व्यापार करने के लिए वो ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ आती है। अब ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन कौन से कंट्रीज़ आ रहे हैं, इंडिया आ रहा है, आपके अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ जिसमें वो रूल ओवर करती है। पहले तो ट्रेड करती है, उसके बाद एक तरीके से रूल करने लग जाती है। तो ये टॉपिक आपका इस चीज़ को डिनोट करता है कि क्या करने आ रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ओनली ट्रेड करने आई थी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। बंगाल किधर है, यहाँ पर है हमारा बंगाल। तो यहाँ पर उसने धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था। ट्रेड करने के लिए उन्हें फरमान मिला था, जैसे यहाँ पर आपके बुक के अंदर भी इनलिस्टेड है। उन्हें फरमान दिया गया था कि आपको कुछ रियायत दी जाएगी आपके ट्रेड के अंदर। पर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया, उन रियायतों को, मतलब जो छूट दी गई थी, आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया जाएगा कि ये फरमान है जो कि उन्हें दिया गया था। एग्जैक्ट फ़ोटो तो नहीं है, बट ये सिर्फ एक इंटरनेट से ली गई फ़ोटो है। इस फरमान में कुछ उन्हें रियायत दी गई थी, बट धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन जो रियायत थी उनका एक तरीके से मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जो उनको टैक्सेस में छूट दी गई थी, उन्होंने अपनी प्राइवेट चीज़ें भी भेजने लग गए थे बाहर, जिसमें उन्हें छूट नहीं दी गई थी, पर फिर भी उन्होंने एक तरीके से मिस यूज़ करने लग गए थे। उसके बाद रीज़न क्या होता है, जब वो कॉन्फ्लिक्शंस आ जाते हैं, एक तरीके से मतभेद आ जाता है, तो क्या होता है वो एक वॉर को जन्म देता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी मेनली फॉट बिटवीन, यहाँ पर पिक्चर दी गई है, नवाब सिराजुद्दौला एंड कॉलोनियल रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिशर्स की तरफ से मेजर क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने ये लड़ाई लड़ी थी। एंड एक तरीके से हम बोलें इंडिया की तरफ से तो नहीं, बंगाल की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, क्योंकि उनके खुद के ही विश्वास पात्रों ने उनके साथ धोखेबाजी की थी। वो जाके मेजर क्लाइव के साथ मिल गए थे। दैट वी ऑल हैव डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस। नाउ बैटल ऑफ प्लासी के बाद एक मेजर बैटल है बैटल ऑफ बक्सर। देखिए यहाँ पर डेट्स को आपको याद रखना है। बैटल ऑफ प्लासी की डेट है 23 जून 1757। इसके 100 ईयर बाद क्या हुआ था, 1857 का रिवोल्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम आते हैं बैटल ऑफ बक्सर पे, सो इसमें बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में लड़ा गया था, हेक्टर मुनरो एंड मीर कासिम के बीच में लड़ाया गया था, जो कि उस टाइम पर बंगाल के नवाब थे। अगर मैं बात करूँ बैटल ऑफ प्लासी के दौरान पे कौन नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला। एंड बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर मीर कासिम उसके नवाब थे। दोनों में एक तरीके से ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक जीत होने के साथ साथ हम
जो ब्रिटिशर्स है ना वो पावरफुल होते जा रहे हैं, तो क्या है वो लोग नई नई नीतियाँ लेके आ रहे हैं। उन्हीं नीतियों में से एक है सब्सिडरी अलायंस। ना देखिए, सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा एक तरीके से यूज़ या फिर इनकॉर्पोरेट किया गया था, यहाँ पे नाम है द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम विच इज़ ऑल्सो इन योर बुक। आई एम अगेन रिपीटिंग, पेज नंबर 15 एंड 16 में सब्सिडरी अलायंस आपके बुक के अंदर जो टॉपिक है उसको मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। सब्सिडरी अलायंस के अंदर होता क्या है, नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी भी इसे बोलते हैं। इसको यूज़ किसने किया था, लॉर्ड वेलेस्ली ने यूज़ किया था, जो कि गवर्नर जनरल थे। टाइम पीरियड इसमें नोट किया गया है। फर्स्ट गवर्नर जनरल आपके कौन है, आपको ये भी बताया गया है, पढ़ाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। नाउ टू इस्टेब्लिश द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, सभी ब्रिटिशर्स का काम क्या था, ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में एक्सपैंड करना। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी रूलर इन इंडिया हैड टू एक्सेप्ट टू पे अ सब्सिडी टू द ब्रिटिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। अब देखिए, इस सब्सिडरी अलायंस के थ्रू क्या होता था कि आपको एक तरीके से उनकी बातें माननी पड़ती थी। मतलब हम आपको सब तरीके से, जैसे मान लिया ए नाम का एक राज्य है, तो उस पर बहुत सारे जो अड़ोसी पड़ोसी के देश हैं वो हमला करना चाहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, सब्सिडरी थ्रू सब्सिडरी अलायंस ब्रिटिशर्स सेव करेंगे उस ए नाम की कंट्री को, बट उसमें क्या करना पड़ेगा, ए नाम की कंट्री को उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर वो प्रोटेक्शन करने के बावजूद अगर वो अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो वो जो ए नाम की जो कंट्री वो किसके अंडर में चली जाएगी, वो चली जाएगी ब्रिटिशर्स के अंडर में। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। तो ये क्या है, एक तरीके से कनिंग वे है, चालाकीपूर्ण तरीका है सभी कंट्रीज़ को अपने अंडर में कर लेने का। सो सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक आता है टीपू सुल्तान का। पूरा अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो यहाँ है टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर के टाइगर के तौर पर उन्हें जाना जाता था। ये है हैदर अली उनके फादर, एंड ये है टीपू सुल्तान। मैंने दोनों की पिक्चर इंसर्ट की है। अब देखिए, टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में भी लड़ाइयाँ होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए, 4 तरह की, मतलब 4 एंग्लो मैसूर वॉर लड़ी गई थी। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, फोर्थ एंग्लो, सभी के बारे में आपको पढ़ाया गया है। इनको लेकर जो ट्रीटी थी, ट्रीटी मीन्स संधियाँ, ये भी आप सभी को पढ़ाई गई हैं। नाउ अगर मैं आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ती हूँ, जो कि है आपका वॉर विद मराठास। किसके संग अभी हमने वॉर की बात की थी, टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान के साथ वॉर हुई थी एंग्लो मैसूर वॉर। यहाँ पे बात हो रही है वॉर विद मराठास। तो एंग्लो मराठा वॉर कितनी लड़ी गई थी, 3 रेस्पेक्टिव ईयर्स मेंशन्ड है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज का टुडेज टॉपिक, दैट इज़ द क्लेम टू पैरामाउंटसी। देखिए, सो इस टाइम पीरियड तक आते आते जो मोस्टली जो एरियाज थे ना वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ चुके थे। मोस्टली हम जिसे कहते हैं बंगाल एकदम रिच एरिया था। वहाँ पर गंगा रिवर फ्लो हो रही है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया था। वो किसके अंडर में एक तरीके से आ चुका था, ब्रिटिशर्स के अंदर में। अब होता क्या है, अर्ली 18th सेंचुरी कंपनी परस्यूड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए एग्रेसिव पॉलिसी लेके आते हैं, जिसमें क्या होता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ये वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं होते, वे दूसरे, मतलब सिर्फ इनका नेम मिलता है, सम नेम मिलता है, अदरवाइज ये एक अलग पर्सन है। टाइम पीरियड इनका भी अलग है। ये भी गवर्नर जनरल है, इसीलिए हम लोग नाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, दैट्स वाई। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल 1813 से लेकर 1823 तक थे इंडिया के। यहाँ पर बात की, उन्होंने पैरामाउंटसी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। अभी हमने बात की थी पिछली क्लास के अंदर, अलग अलग पॉलिसी को अलग अलग लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। पैरामाउंटसी की पॉलिसी को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक तरीके से इनकॉर्पोरेट किया था इंडिया के अंदर। अब इसमें है क्या, कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम। मतलब यहाँ पर ये बात की जा रही है कंपनी ही सुप्रीम है, वही सर्वोच्च है, उसी को ज़्यादा पावर है, उसी के पास ज़्यादा पावर है। इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। उसकी पावर किससे ज़्यादा है, इंडियन स्टेट्स से ज़्यादा है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, मतलब अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो क्या कर सकती है, अपने हितों की रक्षा करने के लिए उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि वो कहीं पर भी किसी भी राज्य को
डरा कर या फिर उनको अनेक्स कर सकते, किसी भी किंगडम को अनेक्स कर सकते, क्योंकि वो क्या है, सुप्रीम पावर है, उनके पास ज़्यादा पावर है, इसीलिए उन्होंने ये सारे हथकंडे या फिर अपने जो अनेक्सेशन था, दूसरों के एरिया को अपने अंडर करने की जो वो लोग काम कर रहे थे उसको जस्टिफाई कर देते थे, क्योंकि हम सुप्रीम है इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बात आ जाती है। अब देखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग उनकी इस बात से सहमत हो, सभी राज्य अपने जो एम्पायर है उसको एक थाली में सजा के दे देंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ राज्य लड़ेंगे, कुछ नहीं, बहुत सारे राज्य जो है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वो फॉट करेंगे इसके खिलाफ। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी शो किया जाता है। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। इसको चैलेंजेस मिले हैं, किसके द्वारा मिले हैं? एग्जाम्पल है व्हेन ब्रिटिश, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे चैलेंजेस मिले थे। व्हेन ब्रिटिश ट्राइड टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर, यहाँ पर है कर्नाटका में किटूर नाम की एक जगह है। जब ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसीज़ के द्वारा किटूर को हथियाना चाहते थे, जो कि अभी कर्नाटका में है, रानी चेन्नम्मा टुक इन आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई नॉर्दर्न इंडिया में फेमस है, उसी तरीके से रानी चिन्नम्मा भी सदर्न इंडिया में बहुत फेमस है अपने कामों के प्रति, काम के लिए, अपने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के लिए। तो उन्होंने विरोध किया पैरामोंसी का और भी अदर पॉलिसीज़ का। पर क्या होता है, वो अरेस्ट हो जाती है 1824 में एंड उनको जेल भेज दिया जाता है और जेल में उनकी डेथ हो जाती है 1829 के अंदर। बट उनकी डेथ के बाद या फिर उनको अरेस्ट करने के बाद जो वॉर था अगेंस्ट एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हम जैसे बोलते हैं, वो कंटिन्यू किया गया था। एक पुअर चौकीदार थे रायन्ना जिनका नाम था, संगोली किटूर के अंदर। उन्होंने इसको आगे, इस वॉर को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। उन्हें बहुत सारे पॉपुलर सपोर्ट मिले, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स एंड कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया। मतलब उनको एक तरीके से सपोर्ट मिलते हुए सफलताएं भी मिली थी, बट फिर भी वो पकड़े जाते हैं एंड उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाता है 1830 के अंदर। उसके बाद क्या होता है, हमने एक जगह इनकी रेजिस्टेंस देखी, मतलब एक तरीके से इन्हें रोकने के लिए लोग सामने आ रहे थे। अब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हमारा है जो कि पेज नंबर 19 के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ है। लेट 1930s में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। कैसे? यहाँ पर जो सार निकोलस थे, यहाँ पर 1830 आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपके बुक के अंदर मेंशन्ड है। सो सार निकोलस, या फिर हम बोलेंगे इस टाइम पर जो रशियन एम्पायर में वॉर छिड़ रही थी, जैसे से रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब हो रहे थे ना। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वरिड थी इससे। तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये जो रशिया है वो पूरे एक तरीके से एशिया को अपने अंडर में ना कर ले। तो यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ इन्होंने सोचा, इमेजिन किया कि रशिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस एशिया। ये जो एरिया है ना उसको एक्सपैंड करके एशिया के अंदर भी रशिया अपने आप को एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लेगा, मिला लेगा। इसकी वजह से क्या है, जो हमारी सत्ता है उस पर एक तरीके से खतरा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एंटायर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उन्होंने क्या किया था, रशिया एशिया को भी अपना लेगा, अपने अंदर कर लेगा, और इंडिया के भी कुछ पार्ट को अपने अंदर कर सकता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट को अंदर कर सकता है। तो इसके बाद क्या हुआ, इस डर से, ड्रिवन बाय दिस फियर, ब्रिटिश वांटेड टू कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट। अब उन्होंने क्या किया, इस जगह से कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इस जगह में सबसे पहले ऊपर हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में अफगानिस्तान आता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट कर दिया एक तरीके से लड़ाई लड़ना। उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी अफगानिस्तान के खिलाफ 1838 में और 1842 में, और इस्टेब्लिश किया अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल। कहाँ पर, इस वाले एरिया में उन्होंने अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल एक तरीके से इस्टेब्लिश किया। इसका मतलब वो हल्का सा थ्रेटन थे बिकॉज ऑफ रशियन एक्सपेंशन। अब क्या होता है, यहाँ पर सिंध वॉज टेकन ओवर 1843, सिंध भी ले लिया जाता है। सिंध ही पाकिस्तान की साइड में, अफगानिस्तान के बाद ठीक में पाकिस्तान आता है। तो अफगानिस्तान भी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया है, पाकिस्तान भी कर लिया। उसके बाद क्या था, पंजाब उनका मेन मोटिव था। पंजाब, नेक्स्ट पंजाब आ रहा है कंटिन्यूसली अगर हम बोले तो। पंजाब में जब तक महाराजा रंजीत सिंह, यहाँ पर पिक्चर है महाराजा रंजीत सिंह की, जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक वो कुछ नहीं कर सकते थे, बिकॉज वो बहुत ब्रेव थे। इस वजह से बिकॉज ऑफ, अगर हम यहाँ पर बात करें, रंजीत सिंह के रहते हुए वो अपने एरिया को एक्सपैंड नहीं कर पाए पंजाब की साइड में। बट जब 1839 में रंजीत सिंह जी की डेथ होती है, तब
फिर से वॉर होती है सिख किंगडम और ब्रिटिशर्स के बीच में, एंड यहाँ पर 1849 में पंजाब भी इनके अंडर में आ जाते। तो हमने ये देखा है कि मोस्टली जो एरियाज थे वो इनके अंडर में आते जा रहे थे। उसके बाद एक पॉलिसी हम लोग और पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, दैट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये एक मेजर पॉलिसी है जिसने 1857 के रिवोल्ट को एक तरीके से जन्म दिया था। सो नाउ let's revise the today's topic first. द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, सुप्रीम कौन है यहाँ पर? ब्रिटिशर्स सुप्रीम है। सुप्रीम होने के नाते किसी भी एरिया को वो अपने अंडर में कर लेते थे, बट हर जगह उन्हें एक तरीके से थाली में परोसे हुए स्टेट्स नहीं मिले हैं, उन्हें चैलेंजेस का फेस करना पड़ा। कहाँ? किटूर में रानी चेन्नम्मा, उसके बाद रायन्ना के द्वारा। उसके बाद रशियन एम्पायर जब अपना एक्सपेंशन कर रहा था, उसके डर से उन्होंने अदर एरियाज़ में जाके अफ़गानिस्तान, सिंध को अपने अंडर में लिया, फिर पंजाब को भी अपने अंडर में लेने की जब कोशिश की, तब तक कोशिश नहीं की जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे। आफ्टर 1839 उन्होंने कोशिश की एंड 1849 में पंजाब भी इनके अंडर आ गया था। So in the next class we will discuss the doctrine of lapse. Thank you for today.